हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में इसके मॉडल पेपर को, जो कि हमारा होगा 2016 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले यानी कि फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर को हम लोगों ने देख लिया था 2016 के। आज हम लोग देखने वाले हैं, उसी के आगे देखने वाले हैं, जो कि आपका है द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2016 का मॉडल पेपर है, जो कि आपका है द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसके लिए आपको एग्जाम में समय मिलेगा 2 घंटा और इसका पूर्णांक होगा आपका 50 का। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 है, पटेल एक्ट संबंधित है, यानी पटेल एक्ट जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के विरोध से, फिर आपका दिया गया है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, फिर आपका दिया गया है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि से, लास्ट आपका दिया गया है पूर्व प्राथमिक कक्षा से। तो जो देखिए जो पटेल एक्ट था वो आपका था प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक यानी परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है, यानी क्या निहित है। ऑप्शन दिया गया है पाठचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, दूसरा पाठ्यक्रम के खुद उपविषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना, तीसरा दिया गया है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, लास्ट आपका दिया गया है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो देखिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, जिसको हम लोग एनसीएफ बोलते हैं, इसके अनुसार मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वो आपका है, जिनमें से पहला आपका है ज्ञान को जो है यानी ज्ञान को स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ना, ये आपका दिया गया जिसमें 3 नंबर में सी में दिया गया है। दूसरा आपका है पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना, यानी जो जो शिक्षा रटन पद्धति पे थी, प्रणाली पर थी, इससे मुक्त करना है। नेक्स्ट आपका दिया गया है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो ये आपके हो गया एनसीएफ की जो है ये मार्गदर्शक के सिद्धांत में जो निहित है ये सभी बातें हैं। तो जो इसमें दिया गया है वो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोखले विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया था, यानी गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन दिया गया है 16 मार्च 1910, 20 मार्च 1911, 16 मार्च 1911, 20 अप्रैल 1910। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। देखिए जो गोखले विधेयक था, गोखले विधेयक जो था वो 16 मार्च 1911, 16 मार्च 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इन्हीं के आधार पर इस जो विधेयक है इसका नाम गोखले विधेयक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16 मार्च 1911। अगला क्वेश्चन दिया गया है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा, यानी किसने रखा था। ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी ने, फिर आपका दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए जो हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा था वो आपके थे दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न में राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है प्राच्य पश्चात
विवाद का जन्म हुआ, यानी कहाँ से जन्म हुआ या किससे जन्म हुआ। ऑप्शन दिया गया है हंटर आयोग से, 1813 के आज्ञा आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से, या वुड के आदेश पत्र से। तो जो प्राच पश्चात विवाद का जन्म होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो था 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे, यानी कौन थे। ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, फिर आपका दिया गया है श्री एम.टी. व्यास, फिर दिया गया है श्री डी.एस. कोठारी, और फिर दिया गया आपका डॉक्टर ताराचंद्र। तो देखिए, भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964 से 66 की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कोठारी आयोग का जो दूसरा नाम है वो आपका है भारतीय आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी.एस. कोठारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी, यानी कब संचालित की गई थी। ऑप्शन दिया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, या 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए, जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है ये आपका कब से कब तक था। तो ये वर्ष था इसका जो वर्ष था वो था 1997 से 2002 तक। कब से था, तो 1997 से 2002 तक था, जिसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। तो ये संचालित कब की गई थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसी में किया गया था, और जो ये चला था आपका 1997 से 2 तक चला था, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष इसका है 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था, ये बताना है। वर्ष 2001, 2002, 2003 या 2004। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए, जो स्कूल चलो अभियान था वो आपका स्कूल चलो अभियान आपका जुलाई 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी, तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 2002, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी, यानी किस राज्य में की गई थी, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गेस करेंगे आप लोग। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है आपका 5 मई 1988 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी, सबसे पहले कब,
तो 26 जनवरी 1989, 26 जनवरी 1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान घोषित की गई थी। तो केरल में किया गया था, कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1989 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। इसमें एज दिया गया है, किस एज से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या नहीं 0 से 8, 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर आपका दिया गया है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है ये आपका है 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यशपाल समिति का गठन किया गया था, यानी यशपाल जो समिति है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया गया है, यानी किया गया था, कब किया गया था, इसमें सन हमको बताना है कि किस सन में किया गया था या वर्ष। तो दिया गया ऑप्शन 1990, 1991, 1992 और 1993। तो देखिए जो यशपाल समिति है ये डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में, यशपाल समिति का जो गठन है किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1992। डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन वर्ष 1992 ईस्वी में बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? तो जो बच्चों का एकेडमिक बोझ होता है, एकेडमिक बोझ होता है इसको कम करने के लिए, एकेडमिक बोझ को कम करने के लिए, एकेडमिक बोझ को कम करने के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1992। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन से ऐसे हैं जो बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर, यस के सिन्हा। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? तो देखिए भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय जो है वो किसको जाता है? बुनियादी शिक्षा का जो श्रेय है, बुनियादी शिक्षा का श्रेय, भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय, भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय जो जाता है वो आपको जाता है महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जी को। भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इसके और नाम कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके तालीम, तालीम और वर्धा, ये इसके अन्य नाम, यानी बुनियादी शिक्षा के जो अन्य नाम है वो आपका है तामील, यानी तालीम और वर्धा। इसके अन्य नाम हैं महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन तथा यस के सिन्हा बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि बीजी खेर संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और यस के सिन्हा ये तीनों लोग संबंधित है बुनियादी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, कुपोषण की समस्या को दूर करना। तो जो पोषाहार वितरण योजना है इसका क्या उद्देश्य नहीं था? तो देखिए जो बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना ये इसका उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, पोषाहार वितरण योजना का जो उद्देश्य है वो आपका होता है बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, पहला उद्देश्य है। दूसरा आपका है
शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना। अतः पोषाहार जो है ये वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिया गया है ऑकलैंड द्वारा, रिपन द्वारा, कर्जन द्वारा या विलियम बैटिन द्वारा। तो इस पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए जो शिमला सम्मेलन था 1901 का, ये जो आयोजित किया गया था वो आपका किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, यानी स्थान कब दिया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1970, 1975, 1976 और 1980। तो देखिए शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र, राज्य यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। ये जो समवर्ती सूची है इस पे केंद्र सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है, इस पे दोनों बनाते हैं। तो इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से शुरू होता है अधोलघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 आपका है कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, यानी इसका उद्देश्य बताना है। तो देखिए कलकत्ता या मदरसा जो है की स्थापना जो हुई थी आपका, ये हुआ था 1781 ईस्वी में। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। यानी कलकत्ता मदरसा जो है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। तो आपका हो गया इसका मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? देखिए जो मैकाले की शिक्षा नीति के दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका जो तत्कालिक भारतीय शिक्षा प्रणाली पर जो प्रभाव पड़ा था वो निम्न प्रभाव पड़ा था, जिनमें से पहला आपका दिया गया है मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राच्य पश्चात विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। ये हो गया पहला आपका। दूसरा आपका दिया गया है मैकाले के विवरण पत्र, ये दूसरा इनका है। तो पत्र से भारत के लिए प्राच्य पश्चात ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर प्राच्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। यह आपका होगा दूसरा। नेक्स्ट आपका दिया गया है 3 नंबर अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करने, उसमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम ना छिड़ता। अतः मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। इसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटी आलोचना भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चार्ल्स वुड के सिफारिश या सुझाव। तो पहला आपका है घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। दूसरा आपका दिया गया है विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान जो है अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। ये दूसरा आपका हो गया। अगला सिफारिश आपका है 3 नंबर है
सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। नेक्स्ट आपका है प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जाए। पांचवा आपका है प्रतिभाशाली और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, जिससे उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो सके। तो ये सभी आपके हो गए इसके सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 19 है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपव्यय और अवरोधन क्या होता है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, तो चलिए देखते हैं। देखिए अपव्यय व अवरोधन का अर्थ, तो पहले हम लोग अपव्यय का अर्थ देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं। अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना, यानी यदि कोई बच्चा है विद्यालय के टाइम बीच में विद्यालय को छोड़ देता है तो इसी को बोला जाता है अपव्यय। दूसरा आपका अवरोधन, तो अवरोधन से हमारा तात्पर्य है रुकावट। अवरोधन से तात्पर्य आपका है रुकावट। तो जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है। हरटोग समिति ने शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन पर सुझाव दिया था। तो ये आपका हो गया अपव्यय और अवरोधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए, या पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए पी मोस्ट कार्यक्रम का जो पूरा नाम है वो आपका है हिंदी में आपका है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इंग्लिश में है प्रोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापना यानी अनुस्थापना हेतु चलाई जा रही प्रयोजित योजना का एसओपीटी यानी एसओपीटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया। एनसीईआरटी को सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो ये आपका हो गया एसओपीटी के जो है आपका अध्यापकों हेतु संचालित की गई, यानी क्यों संचालित की गई या किस स्तर के अध्यापकों के लिए संचालित की गई, तो ये आपका हो गया। अगला देखते हैं 22 नंबर है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य कार्य जिनमें से पहला आपका है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन तकनीक तथा दक्षता का विकास करना या प्रस्तावित करना। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा आपका है बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। तीसरा है प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम लोग डाइट बोलते हैं, की स्थापना करना। चौथा आपका है नवाचार कार्यक्रम का संचालन करना। तो ये सभी आपके हो गए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है इसका संक्षेप विवरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम जो आपका है विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य है कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो सकें या होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन आपका है पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है।
तो चलिए देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है या किया जा सकता है। तो पहला आपका है रोचक, मनोरंजक मनोरंजक कहानी, गीत तथा उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। दूसरा आपका दिया गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुखी और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय में सभी बच्चों का प्रवेश कराना, यह आपका पहला हो गया। दूसरा आपका है 1907 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। फिर आपका दिया गया है 3 नंबर सन 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। 4 आपका दिया गया है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणात्मक गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 5 नंबर दिया गया है 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों को सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगला आपका दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। चलिए देखते हैं। तो देखिए विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्रचार की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। डाइट संस्थान के महत्वपूर्ण कार्य तो पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श तथा फर्स्ट जनरेशन लर्नर के उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन, विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां क्या हैं। तो देखिए भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला आपका है राजनीतिक कठिनाइयां। दूसरा शासन की कमजोर नीति। तीसरा प्राइमरी स्कूल के संबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव। अगला आपका है 4 नंबर शिक्षकों का अभाव। फिर आपका है ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। छठवां आपका है अपव्यय एवं अवरोधन। सातवां है शिक्षण का निम्न स्तर। आठवां आपका है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। ये सभी आपके हो गए भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की नीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहला आपका है विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल। दूसरा आपका दिया गया है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व। तीसरा वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट आपका दिया गया है अध्यापक दक्षता में वृद्धि। फिर आपका दिया गया है सामुदायिक सहायता एवं समानता पर बल। तो ये सभी आपके हो गए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसकी। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं, जिनमें से पहला आपका है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमानित प्रदान करना, यानी अनुमति प्रदान की गई।
पहला आपका हो गया। दूसरा आपका है संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। तीसरा आपका है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्यमुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये आपका हो गया संपूर्ण साक्षरता अभियान की कोई 3 विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा के क्या आशय हैं, या प्राथमिक शिक्षा से क्या आशय हैं? तो चलिए देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से है आपका, यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीट जो सीट है वो छात्रों के लिए अलग रखी जाए। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप में देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्यक्ष तथा 38 खंड हैं, यानी अध्याय और 38 खंड हैं। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से हमारा शुरू होता है अतुलग उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 31 से। प्रश्न नंबर 31 है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? तो चलिए देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से दूर करने के लिए हुई थी। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए। इनमें से पहला आपका है बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन हुआ। फिर आपका दूसरा आपका है कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में एनसीएलपी संचालित किए जाएं। 3 नंबर आपका है उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वयन होगा बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? तो चलिए देखते हैं। तो न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते, सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है, जो निम्न है। पहला आपका है अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरा छात्रों के स्तर में अंतर, तीसरा आपका दिया गया है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा बिना बोझ के। इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो चलिए देखिए, शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव। तो पहला आपका है पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किलोग्राम के लगभग है। पहला आपका हो गया। दूसरा, हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा है हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का भी बोझ है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। चौथा आपका दिया गया है
बचपन में विशेषकर माध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34। केंद्रीय दस्तकारी केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। देखिए, गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर तक पहुंचाना है और साथ ही साथ मानव के हृदय व उसकी आत्मा का उन्नयन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की। तो देखिए, वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पश्चात ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकृत किए जाने पर पश्चात वैज्ञानिक का ज्ञान जो है वो भारतीयों के लिए सुलभ ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, निस्पंदन सिद्धांत क्या है, जिसको हम बोलते हैं छनाई का सिद्धांत। तो देखिए, भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता का शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को, यानी जनता को शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को शिक्षित किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण जो है वो अति आवश्यक है, जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच दो भाषियों का कार्य कर सके। 1837 में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों के प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सकें। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यापारियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः छन कर निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्पंदन का सिद्धांत बोलते हैं। ये सिद्धांत आपको अधोगामी या निस्पंदन का सिद्धांत कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव। पहला आपका है, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक अस्थायित्व। दूसरा आपका है, शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट आपका दिया गया है, बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका दिया गया है 4 नंबर, विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। तो ये 4 आपके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत सुझाव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो मुख्य समस्याएं हैं वो आपके निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं, जिनमें से पहला आपका दिया गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना। फिर आपका दिया गया है स्नेह रहित शिक्षक।
3 नंबर आपका दिया गया है दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। फिर आपका दिया गया है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, उद्देश्यों की अस्पष्टता। छठा नंबर आपका है दोषपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था। 7वां दिया गया है अनुसाधन एवं नवाचार की कमी। नेक्स्ट आपका है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि यह विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। लास्ट आपका है इसमें जीवन के बाद में कम से कम उपलब्ध या ड्रॉप आउट दर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते हैं। यदि विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उनके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो यह आपका है सार्वभौमिकरण से अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार है। पहला आपका है ज्ञान को स्कूली यानी जो स्कूल का ज्ञान है तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पहला आपका हो गया। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए। तीसरा आपका दिया गया है पाठ्य पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। तीसरा आपका हो गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। 5वां नंबर आपका है प्रत्येक बच्चे की परिवेशीय विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता हो। नेक्स्ट आपका दिया गया है बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता। नेक्स्ट आपका दिया गया है तथ्यों एवं सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो। तो ये सभी आपके हो गए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है इसके प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके इसका पूरा PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको टेलीग्राम नहीं मिलता है सर्च करने पे तो इसी वीडियो के नीचे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा PDF नोट करके लिंक लगी होगी, वहाँ से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।